देख बच्चा, टॉपिक है एक नया कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, है ना। 1815 के बाद एक नया जो है रूढ़िवाद आ गया। अब तुम ना ये डेट समझो, 1815 इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, पहले हमको ये बताओ कि फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन था कब शुरू हुआ था। हाँ, 1789 में हुआ था। ठीक है, कितने साल चला था? 10 साल तक चला था। तो कितना हो गया? 1799 हो गया। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में आ गया रूल, है ना। और नेपोलियन बोनापार्ट ने अपना एक कोड निकाला था, याद है? नेपोलियनिक कोड। वो कब आया था? 1804 में। फिर नेपोलियन बोनापार्ट ना कई सारे वॉर लड़ा, जिसमें वो जीतते गया और नए नए क्षेत्रों को मिलाते गया अपने साम्राज्य में, फ्रांस में। पर वो 2 वॉर हारा था, याद है? पहला वॉर हारा था 1813 में, वॉर ऑफ लिप्जिग। और दूसरा वॉर हारा था 1815 में, हाँ, वॉर ऑफ वाटरलू। क्लियर हो गया? तो 1815 में कौन चला गया? नेपोलियन बोनापार्ट चला गया। कहाँ चला गया? तो इसलिए उसको पनिशमेंट मिल गया, है ना। सेंट हेलेना आइलैंड पे डाल दिया था, वो तो अलग कहानी है। तो 1815 का डेट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट के मरने के बाद अब वो लोग ना अपना सिर उठाना शुरू करेंगे, जो लोग अभी तक डर से चुप थे। कौन लोग? कंजर्वेटिव लोग। किसे कहते हैं कंजर्वेटिव? जो पुराना जो परंपरा चल रहा था ना, राजा महाराजा वाला, उसको सपोर्ट करता था। नहीं समझे? जैसे मान लो कि फैमिली के अंदर में कुछ का मन था कि हाँ इसी को हेड बनाया जाए, ठीक है। पर दूसरा वाला इतना ज्यादा दबंग निकल गया, उसका नहीं चला। कल को वो मान लो निकल लिया जो दबंग था, अब वो सब सिर उठाएगा जो सपोर्ट कर रहा था उसको। तो 1815 में कौन हट गया है? अब नेपोलियन हट गया है, ठीक है। नेपोलियन ही सब शुरू करवाया था। पब्लिक का जो, जब भी पब्लिक भड़क रही थी monarchy के खिलाफ में, तो उनको कौन सपोर्ट करता था? नेपोलियन बोनापार्ट करता था, है कि नहीं। और फिर नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया? पब्लिक को बेवकूफ बनाया और डेमोक्रेसी से वापस क्या ले आया? मोनार्की ले आया। खुद ही क्या बन गया? राजा बन गया था। तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो रिवॉल्यूशन था उसका रिजल्ट क्या हुआ? 360 पे घूम के वहीं आ गया। पर अब हट चुका है नेपोलियन, ठीक है। तो अब वापस से वो लोग जो जो बर्बन डायनेस्टी रूल कर रहा था फ्रांस के अंदर में, वो लोग अपना सिर उठाएंगे और वापस से डिमांड करेंगे किसका? उसी डायनेस्टी को फिर से लेके आने का, ठीक है। तो ये कह रहा है कि नेपोलियन का जब हार हो गया ना 1815 में, उसके बाद यूरोप की जो सरकारें थी ना, उन सबके अंदर एक उत्साह आ गया कंजर्वेटिज्म का, ठीक है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? रूढ़िवाद। पता ही है रूढ़िवादी कौन होता है? जो पुरानी मान्यताओं को ढोते आता है, भले ही वो मान्यता सही हो या नहीं हो, गलत ही परंपरा क्यों नहीं हो, पर उन परंपराओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो क्या कहते हैं कि रूढ़िवादी है। ऐसे में तो कह रहा है कि अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड गौर करना, बोल रहा है यूरोपियन गवर्नमेंट्स में। अब अजीब इसलिए लगता है कि नेपोलियन तो फ्रांस का था, और ये क्या बोल रहा है? यूरोपियन गवर्नमेंट्स। वो इसलिए कह रहा है कि कहीं ना कहीं पूरे कॉन्टिनेंट में जो यूरोप का है ना, हर एक कंट्री इन्फ्लुएंस किससे हो जाता था? फ्रांस से हो जाता था, है ना। डिक मेटरनिक लाइन बोला था ना कि जब फ्रांस सीखता है ना, सर्दी पूरे यूरोप को लग जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फ्रांस बहुत इंपॉर्टेंट था, किसके लिए? पूरे यूरोप के लिए। तो इसलिए कह रहा है कि पूरे यूरोप में जहां जहां भी सरकारें थी ना, सत्ता जिनके अभी हाथों में था, उनमें क्या लहर जो, किसका लहर दौड़ गया? कंजर्वेटिज्म का, कि रूढ़िवाद का। कौन थे कंजर्वेटिव्स? तो कह रहा है कंजर्वेटिव्स वो लोग थे जिनका मानना था कि एस्टेब्लिश्ड और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए स्टेट का और सोसाइटी का। मतलब स्टेट का मतलब जब भी होगा ना हिस्ट्री के अंदर में, तो राष्ट्र होगा। पहले बता दिए कि राष्ट्र के अंदर जो भी संस्था हो ना, वो कैसा हो? परंपरागत हो और उससे स्थापित किया गया हो पहले से। और समाज में भी ऐसा हो, यानी अगर समाज में प्रथा चला रहा है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेट का, तो वही रहना चाहिए, ऐसा कौन मानते थे? रूढ़िवादी मानते थे, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए मोनार्की रहना चाहिए, चर्च रहना चाहिए, है ना। सोशल हायरार्की यानी कि समाज के अंदर में जो ऊंच नीच वाला प्रथा है वो भी रहना चाहिए, फैमिली भी रहना चाहिए, और इन सबको न बचाना इंपॉर्टेंट है, ऐसा किसका मानना था? जो रूढ़िवादी थे उनका मानना था। क्यों इस सब कह रहा है? देखो, मोनार्की का मतलब हो गया राजा का शासन, और राजा का शासन जब भी रहेगा तो चर्च का उसमें हाथ रहेगा ही रहेगा, क्योंकि चर्च और राजा
हमेशा सांठगांठ किया रहता था, बताए थे पहले भी, ठीक है। और सामाजिक समाज में क्या रहेगा, एक जो उसका ऊंच नीच का जो प्रथा है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेट वाला, वो भी बना ही रहेगा चर्च के रहने से। देखो जब सत्ता हाथ में चला गया था ना जैकोबिन क्लब के, तो उसने बताए थे पगला था मैक्सिमिलियन डी रॉबेस्पियर। तो जब वो सत्ता में आ गया था ना, उसने क्या किया था, चर्च को तोड़ना शुरू कर दिया था, ठीक है। क्योंकि उसको लग रहा था ना कि चर्च कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है समाज के इतने पीछे रह जाने की का। ये चर्च लूट मार कर रहा थी, बात सच है ऐसे में। तो उसने या तो चर्च में ताला लगवा दिया या फिर चर्च को धाना शुरू करवा दिया। किसने, मैक्सिमिलियन ने। पर ये बात न हर्ट कर गया उन लोगों को जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स के थे। जैसे कल को ऐसा हो जाए कि मान लो कोई बहुत बड़ा मंदिर है और उसके अंदर कई सारे पुजारी रहते हैं, पंडित रहते हैं ना, और वो सारे पुजारी ने करप्ट हो जाए, ठीक है, वो सब काम करने लगे जो सोसाइटी के अंदर में सही नहीं माना जाता है, और कोई ना एक्शन लेने की वजह से क्या करे, मूर्ति तोड़ना शुरू कर दे, तो लोग तो हर्ट हो ही जाएगा। लोगों को लगेगा कि गलती तो पुजारी ने किया, दोष भगवान का तो है नहीं, पर पनिशमेंट किसको दिया जा रहा है, भगवान को। तो कहीं ना कहीं उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट होगा कि नहीं होगा, सेंटिमेंट उनका हर्ट। ठीक ऐसा ही हो गया था जिस समय पर मैक्सिमिलियन जो पगला था, क्या करवा दिया था, चर्च सब बंद करवा दिया था। तो जो गांव का लोग सब होता था ना, जो आम जनता था, वो कहीं ना कहीं हर्ट हुआ था इस बात से। इस बात को नेपोलियन समझ गया था। तो नेपोलियन जब वापस सत्ता में आया था, जब वो बन गया था वहां का सम्राट, राजा फ्रांस का, तो उसने वापस से चर्च को शुरू करवा दिया था, है ना। ये जानते हुए भी चर्च जो है बहुत सारा कांड करता है, अजीब अजीब कांड करता है। जैसे वो कहता था क्या कि अगर कोई पाप हो गया है ना, तो आप अप्लाई करो भगवान के पास, आपको एक क्षमा पत्र मिलेगा, और उसके बाद ना आपका पाप धुल जाएगा। जितना बड़ा आगा आपका पाप है ना, उसके हिसाब से क्या होगा, प्राइस तय करता था वो चर्च वाला फादर सब ऐसे में। तो लोग क्या करते, लोग बिंदास हो गया था कि कोई बात नहीं है, अमाउंटेन भरना है, चेक भर देता था भगवान के नाम पर ऐसे में। और ऐस कौन करता था, चर्च का जो पोप था वो सब करता है, ठीक है। तो चर्च बन गया तब बुराई करता, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। पर चर्च को बंद कर देना भी कहीं ना कहीं गलत था, इसे तो समझ लिया था कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। तो अभी चर्च भी क्या हो गया, लोगों के जहन में बसा हुआ। इसलिए कह रहा है कि वो लोग क्या क्या मांग कर रहे थे, मोनार्की का, चर्च का, सोशल हेरार्की का, प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी क्यों बोले, हम बताए थे प्रॉपर्टी छीन लेता था, बताए थे ना कि जैकोबिन से पगला सब जो सत्ता आया था प्रॉपर्टी छीन लेता था। तो इसलिए नेपोलियन जब आया था तो उसने दिया था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, और फैमिली। ज्यादातर जो कंजर्वेटिव्स थे ना, हालांकि वो कह रहा है कि ये प्रपोज नहीं कर रहे थे, ये प्रस्ताव नहीं रख रहे थे कि वापस से समाज के अंदर ना क्रांति से पहले का दिन आ जाए। मतलब जब उससे पूछा जाता है बाबा वह दिन चाहे चौकी, ऑब्वियसली से नहीं पूछता होगा, फ्रांस है, ठीक है, तो जो भाषा बोलता होगा, तो कहता था कि नहीं, क्योंकि तो जो बदलाव वो लोग देखा था ना, वो बदलाव उसको ठीक लग रहा था, है ना। मतलब अब वो चाहता था कि राजा रहे, पर कैसे रहे, मॉडर्नाइज वे से रहे। पहले कैसे रह रहा था रिवॉल्यूशन से पहले, वैसे ना रहे, रहे तो राजा ही, पर कैसे रहे, एक मॉडर्नाइज तरीके से रहे, ठीक है। क्योंकि वो देख लिया था कि समाज के अंदर में बदलाव करने से कितना बेनिफिट्स होता है। जैसे ऐसा हो गया कि मान लो कोई कंट्री है जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, अब वो सपोर्ट करे किसको, आतंकवादी को। तो मान लो कि आतंकवादी खत्म करना शुरू कर दिया, ठीक है, वापस से वो सब लोग कट्टर लोग आ गए जो क्या करते हैं कि वापस से किसको लेके आओ, आतंकवादी को लेके आओ। पर इस बार जो आतंकवादी है ना, वो पुराना टाइप का नहीं है कि जो बम दे में बांध के उड़ जाता था। वो आतंकवादी कैसा है, वो इस तरह का है जो कहता है हम लोग कंप्यूटर के जरिए हैक करेंगे, है ना, इस तरह का प्लान्स वो लोग लड़ रहा है। तो क्या बोलेंगे, ये मॉडर्नाइज आतंकवादी हो गया, नहीं समझ आया था। ठीक है, ऐसे ही कह रहा है इसमें भी कि उससे हालांकि कंपेयर करना सही नहीं है, पर समझाने के लिए बता दिए, ठीक है, कि वो लोग ना डिमांड तो कर रहे थे कि वो पुराने दिन, आशिकाने दिन लौटा दिए जाए, पर कह कैसे, चेंज लाके, है ना, पूरी तरह से कंप्लीटली नहीं जाना चाहता था उन्हीं दिनों में, ठीक है। तो कह रहा है हालांकि उन लोग को रियलाइज हो गया था कि जो चेंज शुरू किया था नेपोलियन ने, है ना, उसको एहसास था उन लोगों को। उन्हें पता था कि जो मॉडर्नाइजेशन है वास्तव में वो ताकत देगा किसको, जो परंपरागत संस्था है ना, जैसे कि राजा, उसको भी, अगर राजा भी मॉडर्नाइज हो जाएगा तो क्या मजा आ जाएगा।
और कह रहा है वो चाहते थे कि स्टेट का पावर ना और इफेक्टिव हो और स्ट्रांग हो जाए, एक मॉडर्न आर्मी हो, है ना, एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी हो। क्या है ये एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी? देखो देखो, जब भी कोई चीज बनता है ना, नियम या पॉलिसी, उसको फाइनली जो फील्ड्स पे उतारा जाता है ना, वो उतारा जाता है अफसरों के द्वारा। जो नेताजी होते हैं ना, वो सिर्फ इतना करते हैं कि वो डिसीजन को लेके फाइनली हाँ या ना बोलते हैं, और उनके पास में ग्रुप होता है अधिकारियों को, थिंक टैंक कहते हैं। ऐसे में देखो, नेता जो बनता है आमतौर पर पढ़ा लिखा तो होता नहीं है, ठीक है, तो कैसे वो बड़े बड़े डिसीजंस लेता है, कैसे इतना भाषण बोलता है जिसमें ढेर सारे फैक्ट्स होते हैं। वो इसलिए बोल पाता है क्योंकि हर जो नेता है, मतलब हर नेता नहीं, जिन लोगों को पोस्ट मिला हुआ है पार्लियामेंट के अंदर में, ठीक है, उनके साथ ना उनका एक सचिव होता है, ठीक है, जो सरकार में होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, और वो होता है एक पढ़ा लिखा अधिकारी, उसने आईएएस का एग्जाम दिया होता है, तो उसको पूरा नॉलेज होता है, हिस्ट्री ऑफ सब पता होता है, तो उसको ना वो प्रिपेयर करके देता है कि आपको ये बोलना है, फिर वो बोलता है उस पॉइंट्स को। नहीं समझ आया बात मेरा? कैसे क्या डिसाइड होगा ये भी वो रोड मैप वही तैयार करता है। कौन? अधिकारियों का समूह, क्या कहते हैं? थिंक टैंक कहते हैं। और फाइनल डिसीजन किसका होता है? नेताजी का होगा, है ना, कि उसको करना है या नहीं करना, वो समझा देगा उसको, ठीक है, क्या क्या आउटकम हो सकते हैं ये भी उनको बता देगा। दिक्कत भी है किसी को? तो कह रहा है कि कोई पॉलिसी बनेगा तो एक्चुअली में उसको कौन उतारेगा जमीन पर? एक ब्यूरोक्रेसी, अफसरों का समूह होगा, भी उतारेगा। तो कैसा होना चाहिए? एफिशिएंट, मतलब योग्य हो, एक डायनामिक इकोनॉमी हो, अर्थव्यवस्था कैसा हो? काफी ज्यादा मजबूत हो, है ना, और इसके साथ फ्यूडलिज्म खत्म कर दिया जाए और सर्फरडम खत्म कर दिया जाए, है ना। इससे क्या होगा, जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की है यूरोप में, इसको और बल मिलेगा। मतलब इतना चेंज चाह रहा था ये लोग भी। ये लोग कौन है? कंजर्वेटिव्स हैं, है ना, ये भी चेंज चाह रहा है, जो सब बोल रहा है कि हाँ, पर ये किसके सपोर्ट में? वापस से उसी मोनार्की को लाना चाहता है, उनके सपोर्ट में ही चाह रहा है सब खत्म हो जाए। ऐसे में फ्यूडलिज्म समझा चुके हैं और सर्फरडम बता चुके हैं, बताए थे ना। सर्फरडम कौन होते हैं? जमीन वाला, है ना, भूदासत्व कहते हैं। 1815 में अब जो यूरोपियन पावर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो कौन थे? ब्रिटेन था, रसिया था, पर्सिया था और ऑस्ट्रिया था। यही चारों क्यों है? क्योंकि इन्हीं चारों ने मिलकर हराया था किसको? फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट को। ऐसे में अकेले से नहीं हो पाया, ठीक है, बहुत ही अजीब तरीके से हराता जा रहा था और सबको आश्चर्य लग रहा था कि वो देश जहां पे सिविल वॉर छिड़ा हुआ है, लोग आपस में ही परेशान है, राजा को मार दिया ससुरा सब, पता है ना, वहां का जो लुई 16 था, है कि नहीं, तो वो सबको लग रहा था क्या कि जो चेंज वो लोग लाना चाह रहा था, यूरोप का लोग सब, वो चेंज इस तरह से लाना चाहता था कि वो नहीं चाहता था कि डेमोक्रेसी पूरी तरह हट जाए। वो चाहता था क्या कि डेमोक्रेसी भी रहे और मोनार्की भी रहे, मतलब इंग्लैंड के तरह। जैसे अपने यहाँ होते हैं राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं, सारा काम राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है और बस लिखा होता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। सलाह क्या, असली में निर्णय किसका होता है? प्रधानमंत्री का ही होता है। तो राष्ट्रपति कौन है? घर के बाबा हो गए, जिनसे बस एक बार पूछ लिया था, बाबा फलना जगह से नौता आए हैं, जाइए, वो नहीं कहेगा चलिए जाएगा, ठीक है, पर बस बाबा का सम्मान है। नहीं मुझे बात? तो इंग्लैंड में ऐसा ही था। इंग्लैंड में क्या था? मोनार्की भी था और डेमोक्रेसी भी था। तो ज्यादातर लोग ना उसी को फॉलो करना चाहते थे। तो जो ये लोग जो थे, किसके? फ्रांस के लोग, ये भी शुरू में क्या आइडिया लेके चले थे कि हमको क्या रखना है? मोनार्कियल डेमोक्रेसी, मतलब प्रजातंत्र भी होगा, चुनाव भी होगा, पर जो राजा होगा उसको हटाएंगे नहीं, उसको एक रखेंगे पोस्ट पर और सिग्नेचर वगैरह उसी का होगा, बस रिस्पेक्ट दिया जाएगा, पावर उसके पास ज्यादा होगा नहीं। क्लियर हो गया? पर जब उनको आइडिया लगा कि लुई 16 अटैक करवा रहा है हमारी कंट्री पे, फ्रांस पे, है ना, यही डर गया है ना, और जो अटैक बाहर से हो रहा है उसका ससुराल था, पर्सिया मिया बेल था ना, उसकी कन्या का नाम क्या था? मेरी एंटोनेट, है ना, तो ये ससुरा वहां से लिंक करवा के अटैक करवा रहा था कि हमको यहाँ से बचाइए, ठीक है, और जब मालूम चला तो फिर उसको मतलब काटवा दिया गर्दन, है ना, उसके रखा सिस्टम। क्या सिस्टम है? क्या नाम था सिस्टम? क्या नाम? गला काट देता था उसमें, गिलोटीन नाम था, गिलोटीन, शीशा नहीं लगा हुआ था, ठीक है।
तो वही कह रहा है कि ये ना यूरोपियन पावर्स कौन बनकर उभरे थे, ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने एक साथ मिलकर नेपोलियन को हराया था और उसको लेके आए थे कहां पे, वियना में। और वियना में क्या होता है, सेटलमेंट हुआ था। ये बताए सेटलमेंट क्या होता है, युद्ध के बाद सब लोग बैठता है, जीतने वाला भी और हारने वाला भी, हारने वाला से कचुम्बर निकाल देता है। कैसे, दंड लगा लगा के, है ना, कि फलना चीज लाओ, चिलना चीज लाओ, ठीक है। तो कह रहा है ये जो कांग्रेस था ना, इसको होस्ट किया था। देखो अब यहाँ पे जब कांग्रेस यूज किया है ना, इसका कभी से कभी संबंध अपने देश के राहुल बाबा से नहीं है, ठीक है। मतलब ये हो गया ग्रुप, ऐसे में। तो कह रहा है जो कांग्रेस था, इसको किसने होस्ट किया था, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। मतलब इसी के यहाँ लोग गए थे और इसी ने अपने यहाँ रखा था। जैसे मान लो कि पूरा पार्टी लड़ लिया हो, ठीक है, 4-5 लोग ने, 4-5 लोग उनमें से, देखो अभी होगा जिसके घर पर फैसला होगा, नहीं होता है झगड़ा के बाद किसी के दूरा दलान पर बैठ के, नहीं पंचायती होता है। तो जो दूरा दलान था किसका था, ये था ड्यूक मेटरनिक। इसी के दलान पे, दलान तो नहीं ये था, मतलब जो भी था इसी के यहाँ हो रहा था ऐसे में। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो कांग्रेस था, यानी जो समूह था इन लोगों का, इसको होस्ट कौन कर रहा था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर। चांसलर एक पोस्ट होता है ना, जो बहुत बड़ा पोस्ट होता है। जो हिटलर था ना, वो भी चांसलर ही था वहां का, ठीक है। और क्या जो डेलीगेट्स थे, यानी जो समूह वहां पे गए थे, उन्होंने फिर वहां पे क्या किया, ट्रीटी ऑफ वियना, वियना का समझौता किया 1815 में। और इसके बाद ना बहुत सारे चेंज जो लिए गए थे उसको अंडू कर दिया। अंडू मतलब वापस पलट दिया, एक होता है ना अंडू रीडू, तो वही कह रहा अंडू कर दिया। अंडू किसका कर दिया, यूरोप में जो भी चेंज लाए गए थे नेपोलियन के समय में। आपको बताए थे कि नेपोलियन जब अपना कोड लेके आया था, तो ना सिर्फ वो इंप्लीमेंट किया था फ्रांस में, उन सारे स्टेट्स में कर दिया था जो जो नेपोलियन के अंदर चलाया था। याद है कि नहीं आता है, बताए थे ना, नेपोलियन ने जिन जिन स्टेट्स को अपने कैप्चर किया था, उसने क्या किया था, उन सारे स्टेट्स में वो सारे जो उसने लॉ बनाए थे ना, जैसे कहते हैं नेपोलियन का कोड या सिविल कोड ऑफ 1804, उसने वो सारे कोड्स इंप्लीमेंट कर दिए उन जगहों पर भी, है ना। बस 3 पॉइंट्स ऐसे थे जो नेगेटिव कमेंट कहा जाएगा। पहला क्या था बताओ, 3 पॉइंट्स था जो से नेगेटिव कहा जाएगा। भले बकलोल एक नंबर का, अबे हम कल भी बताए 3 नेगेटिव पॉइंट। हाँ 3 पॉइंट था। पहला था कि टैक्सेशन बढ़ा दिया था उन एरिया जहां पर वो गया था। दूसरा था कि सेंसरशिप लगा दिया था। सेंसरशिप कहते हैं कि आपको ना सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा कि क्या चीज आपको छापना क्या नहीं छापना है। सरकार ना पूरा नजर रखेगी कि कहीं वो उसके खिलाफ तो नहीं जा रहा, और उसके बाद उसको किया। जैसे अपने यहाँ होता है सेंसर बोर्ड, तो फिल्म विल्म जो नया नया बनता है उसके पास भेजता है, वो पहले खूब फुल एंजॉय कर लेता है, तो सारा सीन काट देता है। ऐसे में कहा ये सब सीन नहीं जाएगा, तब पब्लिक पास पहुंचता है। तो ऐसे ही अगर गवर्नमेंट मान लो ऐसा कोई सिस्टम लगा दे, जितना भी नाटक हो रहा है, होने वाला है ना, या फिर जो भी पेपर वगैरह जो भी मीडिया का सोर्स है, उसको पहले कहाँ भेजा जाएगा, गवर्नमेंट के पास। वो बोलेगी हाँ, अपना जो भी उसका होगा कर्मचारी उसको देख के कि हाँ चलो ठीक है, तो फिर होगा। उसको क्या बोलते हैं, सेंसरशिप। और सेंसरशिप से परेशानी थे ना वो लोग, पहले ही उनके पास क्या था, मोनार्की था, और वो लोग समझ रहे थे नेपोलियन आएगा, है ना, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेपोलियन आया तो क्या बढ़ा दिया, वो भी क्या लगा दिया, सेंसरशिप लगा दिया। 2 पॉइंट तो ये हो गया। पहला क्या हो गया, टैक्स बढ़ा दिया। दूसरा सेंसरशिप लगा दिया। और तीसरा वहां के जो यंग लोग थे उनको रिक्रूट करना शुरू कर दिया जबरदस्ती आर्मी के अंदर में। और वो भी वैसी आर्मी जो कॉन्स्टेंटली फाइट कर रही है ना। नॉर्मल दिन हो तो कोई घुस भी जाए आर्मी में, है ना, कि भाई चलो कोई बात नहीं, आर्मी में जा रहे हैं, क्या पता जंग में न लड़े वापस आ जाए। जंग चल भी रहा है तो मान लो 1 सेकंड के लिए लोग चला जाएगा देश प्रेम के नाम पर, कि पता अपना देश है, मरियो कोई दिक्कत नहीं है, चलो वो भी ठीक है। देशों नहीं अपना है, ठीक है, आजस्ती भर्ती और ले जा रहा है। वो कैसा समय, जब जंग ही जंग चल रहा है, मरना तय ही है, तो कोई नहीं जाना चाहेगा। पर उनको फोर्स किया जाता था और जबरदस्ती उनको भर्ती किया जाता था, दिक्कत भी है। तो वही कह रहा है कि नेपोलियन ने अपने युद्ध के समय में जो जो उसने बदलाव किए थे ना, उन बदलावों को वापस से बदल दिया गया, ठीक है। अपने यहाँ पर एक बार क्या हुआ था कि जिस समय इमरजेंसी लगा था ना, इंदिरा गांधी जो बहुत सारा चेंज ला दी थी संविधान में,
ठीक है, इतना चेंज लाई, इतना चेंज लाई, वो सारे चेंज को ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, छोटा संविधान ही कहा गया, इतना नियम बदलाव कर दी थी, ठीक है, उसी सब फेरबदल करके, इतना कि प्रियम्बल में भी चेंज ला दी। जबकि जो प्रियम्बल प्रस्तावना होता है ना भारत के लोग, इसको माना जाता है कि ये आत्मा हो तो बदला नहीं जा सकता, उसमें भी बदलाव कर दी थी, ठीक है। तो जब उसका सरकार गिर गया, इलाहाबाद इमरजेंसी हटने का जो इलेक्शन हुआ और वो हार गई थी, तो वापस जो लोग आए ना, गवर्नमेंट बनाए, कोलिशन गवर्नमेंट बना, तो उन लोगों ने बहुत सारे नियम फिर से पलट दिया, नहीं समझी बात, ठीक है। ऐसा यहाँ पे हुआ है। जो बर्बन डायनेस्टी था, है ना, हिंदी में बुर्बन राजवंश लिखा रहता है, ठीक है, और क्या है, इससे जो है ना डिपोज किया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय पे। क्या है डिपोज मतलब? हाँ, तो कह रहा है कि इससे वापस हटाया गया था पहले, है ना, जिस समय क्या चल रहा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अब उसको वापस सत्ता में ले आया गया। ऑब्वियसली उसी को लाएगा ना, पहले से राजवंश किसका चल रहा था, उसी का राजवंश चल रहा था, बर्बन डायनेस्टी चल रहा था, अब वापस लाना रूढ़िवादी सब उसको लाना चाह रहा है, तो उसी को लेके आएगा। तो कह रहा है कि फ्रांस ने वो सब क्षेत्र भी खो दिए जिसको उसने एनेक्स कर लिया था नेपोलियन के समय में। मतलब जिस समय नेपोलियन था राजा, तो जिन क्षेत्रों को अपने देश में मिला लिया था ना, उसको भी उसने खो दिया। ये एनेक्स वर्ड में आया। अच्छा देखो, अपने यहाँ पर ना एक बार वॉर हुआ था, पता है ना, कारगिल वॉर। तो कारगिल वॉर में क्या हुआ था कि इंडियन पहले आर्मी, तो ऑब्वियसली वो लोग जिस जगह पर से फायरिंग कर रहा था वो ऊंचा जगह था, फिल्म में दिखाया गया है ना, ऐसा सीन सब रियलिटी भी है। तो बाद में ना कुछ गांव ऐसा था, ठीक है, जहां पे ये लोग फाइट कर रहा था, रात में फाइट चल रहा था, तो वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। ये लोग सोया था पाकिस्तान में, जब भोरे भोरे उठा ना तो हिंदुस्तान में था। अब घर तो उसका ऑब्वियसली नहीं आया होगा, क्या हुआ होगा, बॉर्डर भर गया आप इंडिया का। इंडियन आर्मी जो है आगे तक बढ़ गई, है ना, बोला कि सुबह सुबह गेट खोले ना तो इंडियन आर्मी चाय लेके खड़ी थी, बोली थी वेलकम टू इंडिया, हमारे घर, हम पाकिस्तान में थे, सोते थे, तो सुबह कहाँ थे, इंडिया में थे, तो क्या बोलेंगे, इंडिया ने उन सारे एरिया को एनेक्स कर लिया, मतलब अपना में मिला लिया। गांव में खूब होता है, अपन जैसे खेत है ना, कुछ नहीं करेगा, तनिए तनिए कोड़ते रहेगा, तनिए तनिए, है ना, जाएगा रोज ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, खुरपी लेना है और दू मिट्टी का, है ना, दू छुआ मार देगा उन्हें, कनी कनी कर 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 करके सोच रहा कितना, हाँ, अब बाद हत्ता खुना लेगा, ठीक है। अब जमीन तो कुछ लिखल है कागज पर, जो अपने पास है वो कुछ रहेगा, ठीक है। ये सब कांड खूब होता है, इसे नेक्स्ट करते, अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ढेर सारे स्टेट्स थे जिन्हें सेटअप किया गया था, बाउंड्री बना दिया था फ्रांस के लिए, ठीक है, मतलब फ्रांस के ना इस तरह से घेराबंदी हो गया, नहीं समझे, जैसे मान लो कि कोई अपना साम्राज्य बहुत बढ़ा लिया अतीक अहमद की तरह, ठीक है, तो योगी जी आए, अब बोले बाउंड्री खींच दी, बोले अब तो अगर इतनी हो गया है ऐसे में। तो इसी तरह से कह रहा है कि फ्रांस के अंदर ना लिमिटेशन कर दिया गया, उनका क्षेत्र को घेर दिया गया, ताकि फ्रांस जो है ना फ्यूचर में एक्सपेंड ना कर ले। नहीं बुझे बात, तो मान लो कि अपना फील्ड खोल ले है, खेत था होकर, है ना, ये ताम तंग मिट्टी भरेले जा रहा है। कल को बाहुबली आया जिसका घर था, है ना, ईटा घेरवा दिया किले ससुरी के, ईटा कहले घेरवा दिया, ताकि फ्यूचर में वो चाहेगा ना, तो अब थोड़ी ना ईटा के तोड़ेगा, ईटा तोड़ेगा तो वो आ जाएगा एक्शन लेने के लिए। बात समझ में आ रहा है। तो ये कह रहा है कि ढेर सारे स्टेट जो उसने बाउंड्री बना, फ्रांस की बाउंड्री बना दिया गया, ताकि फ्रांस जो है फ्यूचर में अपना क्षेत्र का विस्तार ना करे। नीदरलैंड का किंगडम्स था, है ना, जिसके अंदर बेल्जियम वगैरह भी आता था, इसको सेटअप कर दिया गया नॉर्थ में। नॉर्थ में क्या बना दिया गया, नीदरलैंड्स, है ना, जेनेवा को ऐड कर दिया गया, किसमें, पिडमोंट में, साउथ में, पता है पढ़ाए थे साडिया पिडमोंट, है ना, उसमें पढ़ाए थे। और पर्सिया जो है ना, इसको भी कह रहा है कि एक नया टेरिटरी मिल गया, है ना, वेस्टर्न फ्रंट पे, ठीक है, उसको दे दिया गया। और ऑस्ट्रिया जो है इसे कंट्रोल दे दिया गया नॉर्थ इटली का। मतलब ये सब वो क्षेत्र है ना जो कौन ले लिया था, फ्रांस ले लिया था। अब उसका बंदर बांट हो रहा था, नहीं समझ में आया। युद्ध जीतने के बाद वो सब जो युद्ध जीतने वाले थे वो लोग क्या कर रहे थे, फ्रांस का वो सब एरिया जो उसने कैप्चर किया था ना, उसको वापस से ले रहे थे, है ना, और अपने बांट रहा था। तो वही कह रहा है कि इस तरह से दिया गया। और ऑस्ट्रिया को जो है ना नॉर्थ इटली का कंट्रोल दे दिया गया। और जो याद होगा जर्मन कॉन्फेडरेशन जो बना था 39 स्टेट्स का बनाया था ना, 39 स्टेट का याद है, जर्मन का ये कॉन्फेडरेशन बनाया था नेपोलियन बोनापार्ट, जहां पे वो एक जैसा सिस्टम लेके आया था। नहीं बोला था कि पहले ढेर सारे करेंसी हुआ करते थे, उसको दो कर दिया, है ना, एक तरह का बार्टर सिस्टम ला मतलब लाया था सिस्टम, है ना, बार्टर सिस्टम नहीं था।
तो वही कह रहा है कि इतने सारे जो स्टेट सेपरेट किया गया था उसको अनटच रखा गया, मतलब उसको कुछ नहीं किया गया। यानी 39 स्टेट जो जर्मन का था उनको जो जोड़ के, एक वर्ड याद है जोल्बराइन, जो हाँ, तो वो उसको नहीं छेड़छाड़ किया, उसको छोड़ दिया गया। और कह रहा है कि ईस्ट में जो रसिया था उसे पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया, जबकि पर्सिया को जो सैक्सनी पार्ट का एक हिस्सा है वो दे दिया गया। तो जो मेन इंटेंशन था ना, इरादा जो था उन लोगों का, वो ये था कि सब जगह क्या लाना है, उनको मोनार्की लेके आना है, ठीक है, उन्हें राजतंत्र लेके आना है, जो कि नेपोलियन ने जड़ से उखाड़ फेंका था, ठीक है। उखाड़ के भी राजा ही बन गया था बाद में, ठीक है। और इस तरह से कह रहा है ना कि वापस से क्या जाएगा, नया कंजर्वेटिव ऑर्डर आ जाएगा, कहां पे, यूरोप के अंदर। क्लियर हो गया। इस घटना कब हो रहा है, 1815 के बाद। अब देखो कह रहा है कि जो कंजर्वेटिव रेजाइम थे ना उनको सेटअप किया गया 1815 में। और ये जो कंजर्वेटिव रेजाइम था, यानी इनका जो शासन था वो कैसा था, ऑटोक्रेटिक, बताए थे ऑटोक्रेटिक, कि जब एक ही इंसान या एक ही संस्था जब पूरी रूल करती है ना और खुद ही सारे डिसीजन लेते, क्या कहते हैं, ऑटोक्रेटिक। जैसे नॉर्मली क्या होता है, जो पावर्स होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पता ही होगा, है ना, अपने यहाँ विधायिका है और, है ना, नहीं वो तो है ही, है ना, हमारे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सब है ना, इससे बटा हुआ है। तो इन तीनों में क्या अंतर, जैसे विधायिका है उसका काम विधान बनाना, विधान मतलब नियम कानून। इसमें कौन लोग होंगे, इसमें वो लोग होंगे जो जीत के गए होंगे, है ना, और जीतने वाले कौन होते हैं, पक्ष वाले भी और विपक्ष वाले भी होते हैं। अब कार्यपालिका क्या करती है, जो विधान बन गए हैं उन्हें लागू करती है, और न्यायपालिका ये देखती है कि सभी जो चीज लागू किया गया है वो लेजिटिमेट है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से बटा हुआ है। पर अगर आप देखोगे पुराने समय में जो राजा महाराजा होते थे वो तीनों शक्ति उन्हीं के पास होता था। राजा ही नियम बनाता था, है ना, राजा ही जो है वह फैसला भी ऑन द स्पॉट सुना देता था। नहीं, राजा का दरबार लगता था ना, दरबार, उसमें अपराधी आते थे, हाथ जोड़ खड़े हैं, और उस वहीं से दंड सुना देता था। तो कहीं ना कहीं उसे क्या कहा जाए, उसे कहा जाए क्या है, ऑटोक्रेटिक है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये लोग ना अब क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करते थे, माने उनका अगर आलोचना किया जाता तो वो लोग बर्दाश्त नहीं करते थे। ये कौन लोग थे, ये थे कंजर्वेटिव्स, यानी कि रूढ़िवादी, या फिर वो डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है असहमति, यानी वो असहमति भी बर्दाश्त नहीं करते थे, ठीक है। और कह रहा है वो लोग ना इन एक्टिविटीज पे जो लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं कि जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनके लेजिटिमेसी पे, यानी कि जो सरकार उन लोगों ने बना रखा है ना वो सही है या नहीं है, ऐसा जो सवाल दाग रहे थे ना उन पे ये लोग निशाना साधना शुरू कर दिए कि हाँ कौन लोग है जो क्वेश्चन कर रहा है उसको टोले टारगेट करो। ऐसा में जो सपोर्ट करे तो ठीक है, और जो लोग सवाल कर रहा है उसको टारगेट करना शुरू कर दिया, किन लोगों ने, हाँ रूढ़िवादियों ने, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि ज्यादातर को ना सेंसरशिप लॉ लगा दिया गया। देखो तो कह रहा है उनमें से जो ज्यादातर थे ना उन्होंने सेंसरशिप लॉ लगा दिया, और ये इसलिए लगाया गया ताकि कंट्रोल कर सकें जो कुछ भी कहा जा रहा था न्यूज़पेपर्स में, किताबों में, नाटकों में या फिर गीतों के जरिए, और जहां भी रिफ्लेक्ट हो रहा था लिबर्टी का आइडिया या फिर फ्रीडम का आइडिया उसको रोकना चाह रहे थे। नहीं समझ में आया बात। देखो जो जैसे जिस समय पे अपना इंडिया था ना गुलाम, और जब अंग्रेज बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे कि कोई पेपर में छाप ना दे, सरकार के खिलाफ कुछ बोल ना दे, तो जब लोगों को नहीं मिलता ना कि हाँ उनको छापने दिया जा रहा है, उनको नहीं मतलब छापने दिया जा रहा है, तो लोग ना घर के अंदर में छुप छुप के पेजेस में कॉपी करते थे, ठीक है, और फिर उसको लेके घर घर डाल आते थे ताकि लोगों को समझ में आए कि कहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है। जैसे कि जब शुरू शुरू में भगत सिंह और चंद्रशेखर का जो पार्टी था ना उससे सब HSRA कहते हैं, को ध्यान एग्जैक्टली नहीं याद रहा है, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कुछ नाम था, है ना। तो इस जो ये जो पार्टी था ना इस पार्टी को बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स फैला दिया गया था, क्योंकि उन लोगों ने काम ऐसा किया था कुछ कुछ, जैसे काकोरी में उन्होंने ट्रेन पर लूट लिया था, क्या पता होगा कि नहीं पता, है ना। तो और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जिस वजह से उनको क्रिटिसाइज ज्यादा किया जा रहा था। तो एक घटना आता जिसमें भगत सिंह ने क्या किया था कि एक जो चल रहा था वहां पे पार्लियामेंट चल रहा था, वहां पे बम फोड़ के और ढेर सारे जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लेके आए थे या फिर कह लो पंपलेट्स लेके आए थे उसको लुटा दिया था, ठीक है।
और ये क्यों किया था? ताकि वो जो पैम्पलेट्स है लोगों तक पहुंचे और लोगों को आइडिया लगे कि ये जो पार्टी है या फिर ये जो लोगों का समूह है ना, ये बस चोर चक्का नहीं है। ऐसा नहीं है कि शौक के लिए गया और ट्रेन लूट लिया है। ये लोग एक्चुअली में लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। मेरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इस चक्कर में वो लोग को जब बैन कर दिया जाता था तो ये लोग ना छुप छुप के पेपर वगैरह है ना का व्यवस्था क्या करते थे और अपना प्रचार करते थे। और जब इस पर भी बैन लगा दिया जाता था या फिर कड़ा नजर रखा जाता था तो लोग क्या करते थे ना कि रामलीला जब खेलते थे, रामलीला, उसका डायलॉग ही चेंज कर देता था। जैसे मान लो रामलीला चल रहा है, संवाद चल रहा है रावण के बारे में, वहां कर दिया अंग्रेज के बारे में, तो हुआ कि चल रहा है रामलीला। ठीक है, पब्लिक तो बैठी हुई है और रामलीला के बीच में क्या हुआ, मैसेज चला गया लोगों के बीच में। अब कितनों पुलिस वाला वहां खड़ा है, जब तक समाज रोकेगा उसका, चाहे समझने की कोशिश करेगा कि क्या चल रहा है, वो इंडायरेक्ट वे में कह देगा। नहीं समझ आया बात मेरा? तो नाटक खेलने में भी समस्या था उन लोगों को कि नाटक में कहीं ऐसा ना हो कि नाटक खेलते खेलते नाटक के माध्यम से राष्ट्रवाद जगा दे लोगों के बीच में, कि दिखाया कि नाटक कोई चल रहा है, कोई राष्ट्र के लिए मर गया, उसका ईश्वर उसका स्वागत कर रहे हैं, कुछ इस तरह का जहन भर देगा। अब सब लोगों को लगेगा राष्ट्र के लिए मरना सही है, सब मरना चाहेगा, है कि नहीं? तो वही कह रहा है कि लोगों को ध्यान रखना पड़ता था न्यूज़पेपर पे, उसमें खबर छपता था, किताबों में, तो किताब ना फ्रांस के अंदर में लोग किताब पढ़ा करते थे। उस समय पे कुछ थिंकर्स फेमस हो गए थे, जिसमें रूसो का नाम आता है, वोल्टेयर का नाम आता है, ये लोग फेमस हो गए थे उस समय पे, है समय रिवॉल्यूशन समय में। और सब लोग इतना पढ़े लिखे थे नहीं, है ना, ज्यादातर जो पब्लिक थी मूर्ख थी। तो जो लोग पढ़े लिखे होते थे ना, वो जोर जोर से रीड करते थे और बाकी लोग जैसे कथा सुनता है राम जी का, ऐसे बैठ कथा सुनता था। किसका? रूसो क्या कहना चाहते हैं या फिर वोल्टेयर का क्या कहना है, ये बात लोग सुनता था बैठे कहाँ पे? सैलून में। तुम समझ लो कि सैलून ठीक वैसा ही है जैसे अपने यहाँ चाय का टपरी, देखते सुबह सुबह बहुत पॉलिटिक्स होता रहता है, गहमा गहमी होता रहता है ना। जो फेमस होगा ना चाय का दुकान, वहां सुबह से लोग चाय पिएगा और खूब पॉलिटिक्स करेगा। अपने यहाँ पॉलिटिक्स हर जगह मिल जाएगा तुमको, ट्रेन में मिल जाएगा, बस में मिल जाएगा, रोड पे मिल जाएगा, है ना। लोगों को कोई टॉपिक नहीं मिलेगा तो उठा देगा पॉलिटिक्स ऐसे में। और भूल के भी कभी भी ना जो बुजुर्ग आदमी हो उसे नहीं बहस करना, नहीं तो पहले वो तो बात फैक्ट करेगा और जैसे तुम्हारा फैक्ट सही होने लगेगा ना तो फिर वो उम्र पे आ जाएगा और तुम्हारा संस्कार पे क्वेश्चन शुरू कर देगा। ठीक है, तब वो जितना चाहेगा। इसलिए बुरवा सब अजीब होता है। ठीक है, तो उसे बहस नहीं करने का। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये कह रहा है कि जो प्लेज है, नाटक है, वो गीत है ना, जहां से भी लिबर्टी का आइडिया आ रहा था, फ्रीडम का आइडिया, वो सब उस पर बैन लगाना चाहते थे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा है क्लब ऑफ थिंकर्स। ये क्लब किसे ये बनाया गया है? जो कैरिकेचर्स है ना, ये जानबूझ के मॉक करने के लिए बनाया गया, मजाक उड़ाने के लिए। ठीक है, जो थिंकर्स समूह, ये कौन है? वो लोग हैं समाज के जिनको बोलना चाहिए था। ठीक है, अब वही सब पट्टी ला के बैठा हुआ है। ऐसे में ये दिखाना चाहता है कि समाज कितना गूंगा बहरा हो गया है कि जो लोग को बोलना चाहिए ना, वही लोग क्या हो गया? खामोश हो गया। जैसे अपने यहाँ जो यहाँ पे मोहल्ला सब होता था ना, मोहल्ला में एक पावरफुल आदमी होता था। ठीक है, अब यहाँ से जो भी आदमी कभी गुजरता था ना, मान लो बांध पर से आया तारी उरी पीते हुए, तो गरियाते हुए यहाँ से गया, तो निकलता था तो चप्पल लेके अब मारते मारते घर तक पहुंचाता था। इससे क्या शांति बना रहता था। फिर वो आदमी मर गया, या फिर कह लो बाकी लोग भी छोटे छोटे जो कीड़ा मकोड़ा था पावरफुल हो गया, है ना, तब तो फिर माहौल थोड़ा सा बदल गया। तो मेन इंपॉर्टेंट होता है समाज के अंदर हमेशा से वो लोग एक्चुअली बोलना चाहिए, उनको हमेशा बोलते रहना चाहिए। और ये पेंटिंग्स के जरिए ना दिखाया जा रहा है कि वही लोग क्या हो गया है? मौन हो गया है। ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर में जब बाला साहब ठाकरे को शुरू कर रहा था राजनीति अपना, ठीक है, तो पहले वो लोग कैरिकेचर कार्टूनिस्ट थे, उनको जॉब से निकाल दिया गया था, है ना, क्योंकि उनको जो कार्टून्स था वो जिसके खिलाफ वो लोग कार्टून बना रहे थे, वहीं से एडवर्टाइजमेंट के लिए फंड आ रहा था। तो पेपर जो कंपनी मालिक है वो भी तो पैसे से न चलता है, तो वो लोग इनको मना कर दिया कि कार्टून आप मत बनाइए उस नेता के खिलाफ या उस पार्टी के खिलाफ। अब कार्टूनिस्ट तो सोचने विचारधारा का होता है, उसे गलत दिखेगा तो कार्टून बना ही देगा। तो बाला साहब ठाकरे जॉब छोड़ दिए। ऐसे में अब उनको मिल नहीं रहा था कोई टॉपिक कि जिसके जरिए ना वो पॉलिटिक्स अपना शुरू कर सके। तो उन्होंने सबसे पहले चुना था ये महाराष्ट्र वर्सेस अदर स्टेट्स, है ना। उन्होंने सबसे पहले टारगेट करना शुरू कर दिया स्टेट की तरफ, है ना, लोगों को डिवाइड करके, तब उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू किया था। उसके अंदर उन्होंने क्या किया था
कि कैरिकेचर्स बनाते थे वो, फिर से वही काम तो करूंगा पहले यही था, थे तो कार्टूनिस्ट ही थे ना। तो क्या करते थे, वो डेटा निकलवाते थे हर एक ऑफिस से कि यहाँ पे कितने महाराष्ट्रियन काम कर रहे हैं और कितने बाकी स्टेट्स वाले। डेटा छाप देते थे और नीचे में एक लाइन छोड़ देते थे, देखो और चुप रहो। ऐसे में, और ये जो बात था ना कि देखो और चुप रहो, ये और भड़काने वाला था लोगों को। क्योंकि जब आपसे किसी भड़काते हो ना, लड़ना है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि सामने वाला अपने मोटिव के लिए तो नहीं बोल रहा है, कि हमसे लड़ा के और उसका जो अपना मोटिव किसी तो नहीं कर लेगा। कि पार्टी चला गया हो अगर, है ना, खास्ता हाल में, तो बोलता है कि संविधान बर्बाद हो रहा है, देश बचाना है, संविधान बचाना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, देखो और चुप रहो। डेटा निकलवाते और बोलते लास्ट में देखो और चुप रहो। इतना उकसाया इन्होंने लोगों को कह के, है ना, छाप के, कि एक्चुअली में लोग सड़क उतर गए। और फिर शुरू हो गया महाराष्ट्रियन वर्सेज अदर स्टेट्स। फिर साउथ इंडियंस, बिहारी, है ना, यूपी का लोग सब लात मार के सबको डरा धमका भगाया गया। कहां से? महाराष्ट्र से भगाया गया। ठीक है, और फिर उनको पॉपुलरिटी मिलना शुरू हो गया। और जब पावरफुल हो गए तब उनको टॉपिक नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो लिमिटेड रह गए, क्षेत्रीय पार्टी बन के रह गए। अब उनको बहुत बड़ा पार्टी बनना था। फिर तो एक ही चीज आता है, हिंदू वर्सेज मुसलमान वाला टॉपिक, तो फिर वो करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो फिर उनका ज्यादा फेमस हो गए। ऐसा नहीं है, जैसे पहले अमरनाथ यात्रा जब होता था ना, उससे पहले बहुत बमबारी हो जाता था, हर साल लोग मरबे करता था। अगर कोई जा रहा है अमरनाथ यात्रा करने ना, तो लोगों को डर रहता था कि बम यो नहीं उड़ जाए। आतंकवादी सब टेररिस्ट अटैक वहां पे करता ही करता था, है ना। तो बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था, अनाउंस कर दिया था कि अगर इस साल अमरनाथ यात्रा में एको बम गिरा ना, तो जो मुंबई से फ्लाइट उड़ता है हज यात्रा करने के लिए, एको फ्लाइट नहीं उड़ने देंगे। उस साल एको बमबारी नहीं हुआ, तो असर दिखा इस बात का। और यही सब बात जो है ना उनको फेमस कर दिया बहुत ज्यादा ऐसे में। तो यहाँ पे वही पेंटिंग दिखाया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है क्लब ऑफ थिंकर्स है। ठीक है, ये कह रहा है कि कोई गुमनाम सा कैरिकेचर है जिसका डेट 1820 का है। इसमें एक तख्ता पे लिखा हुआ है, एक क्या यहाँ पे तख्ता दिखाया जा रहा है। ठीक है, और उस पे ना लिखा हुआ है खुदाई करके कि जो सबसे जब महत्वपूर्ण सवाल आज के टॉपिक का ये है कि कितनी देर तक ना थिंकिंग को अलाउ किया जाएगा हमारे अंदर, है ना। तो कह रहा है कि जो बोर्ड पे राइट में लिस्ट बना हुआ है उसमें रूल्स है क्लब का, और नियम क्या बना है। पहला नियम है ये कि साइलेंस जो है ना, ये फर्स्ट कमांडमेंट है लफ्ज का। मतलब जो लोग पढ़े लिखे हैं उनका पहला नियम ये होगा कि वो क्या रहेंगे, चुप रहेंगे। और ये जानबूझ उल्टा बोला जा रहा है ना। और दूसरा ये नियम ये रहेगा कि वो लोग अवॉइड करेंगे कोई भी इवेंचुअली अगर मान लो कुछ हो जाता है, जैसे क्लब का मेंबर वगैरह है ना, उसका मान लो स्पीच है वगैरह जो देना है, अगर उनको मन कर गया कि नहीं भाषण देवे करेंगे, तो उनके मुंह में जबिया लगा दिया जाएगा। जैसे बछड़ा होता है, ठीक है, दूध जैसे पीना शुरू करेगा मम्मी का, है ना, फटाक से मुंह में घुसा देगा जबिया, ठीक है, और दूध दूहना शुरू कर देता है। ऐसा ही उसमें जबिया लगा दिया गया। ठीक है, पहला नियम की बोलना नहीं है। अब बहुत बोलने का मन करेगा तो क्या लगा दो जबिया लगा दो कि बोलेगे नहीं। क्लियर नहीं क्लियर हुआ? तो ये कह रहा है जो मेमोरी है फ्रांस के रिवॉल्यूशन का, अब कह रहा है ये कंटिन्यूडली अब इंस्पायर करा था लिबरल्स को। उसमें से एक मेजर जो इशू था वो ये था लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा, और वो क्रिटिसाइज कर रहे थे नए कंजर्वेटिव्स का, और वो डिमांड कर रहे थे फ्रीडम ऑफ प्रेस का। मतलब वो लोग जो क्रांतिकारी बनना चाह रहे थे उनको एक मुद्दा मिल गया, और मुद्दा ये था कि कम एटलीस्ट प्रेस को फ्री किया जाए। प्रेस मतलब मीडिया, है ना, मीडिया को फ्री कर दिया जाए ताकि वो छाप तो सके एटलीस्ट। और इस मुद्दा को लेकर अब कौन लड़ेगा, लिबरल्स लोग लड़ेंगे। ठीक है, और फिर शुरू होगा दौर क्रांति का। आया था समझ में? तो क्रांति को क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। और जो क्रांतिकारी हो तो उसे क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशनरीज। तो टॉपिक बढ़ाएं आगे, कितना ही रहने दें, हैं? तो यहां से स्टार्ट हो जाता है क्या, क्रांतिकारी। ठीक है, कह रहा है कि 1815 के बाद का जो साल रहा वो रहा रिप्रेशन का दौर, है ना। और इस वजह से ना, मतलब रिप्रेशन का मतलब क्या हो गया कि बहुत ज्यादा ना दबाव महसूस कर रहा था। कौन लोग, जो लोग क्रांतिकारी थे। जैसे कि बताया जब इमरजेंसी दौर चल रहा था ना, तो इमरजेंसी जब लगाई थी इंदिरा गांधी, उस समय पे जो भी नेता होता था ना जो अपोजिशन का,
उसको जेल में ठूस दिया जाता था बिना किसी वजह के, है ना। मतलब ऑब्वियसली वो अपोज तो करता ही होगा, पर पूरा जेल ना भरते जा रहा था किनसे, जो लोग भी अपोजिशन में होते थे ना वो डाल देता था। बाला साहब ठाकरे का पार्टी उसी लिए बच गया था क्योंकि शिवसेना ने सपोर्ट कर दिया था इमरजेंसी को, तो उनका पार्टी उनको छोड़ दिया था। बाद में हालांकि शिवसेना को बहुत लोग क्रिटिसाइज किया, है ना, पत्थर वत्थर फेंका था उसके यहाँ, ठीक है, तो वो अलग मैटर है। पर इसको छोड़ के ऑलमोस्ट जितनी पार्टीज थी उसको जेल बंद कर दिया गया था, है ना। और जो मूवमेंट चला रहे थे जिसमें फेमस है मूवमेंट अपने, है ना, तो जयप्रकाश नारायण एक मूवमेंट चला रहे थे, तो उनको भी ना अंडरग्राउंड रहना पड़ता था, ये छुप छुप के मूवमेंट चलाना पड़ता था। जैसे वो सामने आते क्या कर जाए उनको जेल बंद कर देता, और अगर जेल में बंद रहते तो रिवॉल्यूशन कैसे चलाते। ऐसा में उसी जेपी आंदोलन का अभी जो नेता सब घूम रहा है अभी, लालू यादव, नीतीश कुमार, है ना, ये जेपी आंदोलन का ही सब नेता है ना। सब छात्र नेता होता है ना, छात्र नेता जो कॉलेज में पढ़ता रहता है ना। जब जेपी मूवमेंट कर रहे थे तो लोग आगे रहता था, इसी से लोग फेमस हो गया, नेता बन गया ऐसा में। तो वही कह रहे दौर कैसा चला था, दौर चल रहा था रिप्रेशन का। इससे क्या हुआ कि जो लिबरल नेशनलिस्ट थे क्या हो गए, वो सब डर से अंडरग्राउंड हो गए। समझा अंडरग्राउंड क्या था? अंडरग्राउंड अरे भूमि के नीचे लिटरली जाता है पागल, छुप छुप के रहता है। हाँ छुप छुप, ये ना कि जमीन पर घुस जाता है उसके अंदर, ठीक है। और अब क्या बनेगा, सीक्रेट सोसाइटी, यानी कि गुप्त समाज, है ना, गुप्त संगठन। ऐसा संगठन जो काम तो करेगा पर कैसे, छुप छुप के करेगा, ठीक है। तो कह रहा ये ना यूरोपियन स्टेट से बहुत उभरने लगा, और इसमें ना क्रांतिकारियों को ट्रेन किया जाता और आइडियाज को फैलाया जाता। जो क्रांतिकारी थे ना उस समय पर, है ना, वो कमिटमेंट थे कि वो अपोज करना ही करना किसको, मोनार्कियल फॉर्म को, कि जो भी क्रांतिकारी होगा उसके लिए उद्देश्य क्या होगा, राजतंत्र का विरोध करना, जो कि वियना कांग्रेस जो हुआ था, वियना समझौता जो हुआ था उसके बाद स्थापित किया गया था। उसे लड़ना है किसके लिए, लिबर्टी के लिए और फ्रीडम के लिए, आजादी के लिए, ठीक है। ज्यादातर जो क्रांतिकारी थे ना उन्होंने देखा था कि जो क्रिएशन होता किसका, नेशन स्टेट का, उसको मान रहे थे ये नेसेसरी है किसके लिए, फ्रीडम के स्ट्रगल के लिए। मतलब आप अगर संघर्ष करना चाहते हैं तो आपके जहन में एक उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि क्यों लड़ रहा है। और वो लड़ इसलिए रहे थे क्योंकि उन्हें क्या बनाना था, नेशन स्टेट, यानी अपना राष्ट्र का एक दायरा फिक्स करना था, वहां पे लोकतंत्र लाना था, ठीक है। हालांकि बाद मोटिव चेंज हो गया था। और कह रहे कुछ इसी तरह के इटली में देखते हैं हम लोग क्रांतिकारी, इसका नाम था गिस्पी मैजनी, है ना, हिंदी में मैथ्सनी लिखा रहता है, ठीक है। इसका जन्म जेनोवा में हुआ था 1807 में, और बाद में जो है ये एक मेंबर बन गया था। उस समय पहले चल रहा था एक गुप्त संगठन जिसका नाम था कार्बोनरी सोसाइटी, ठीक है। और ये जो यंग मैन था 24 साल का, जब ये 24 साल का था ना, उसी से उसको एग्जाइल कर दिया। इधर मतलब होता है देश से निकाल देना ऐसे में। और 1831 में उसने प्रयास किया था क्रांति करने का लिगोरिया में, ठीक है। और बाद में उसने ये पाया कि दो और अंडरग्राउंड सोसाइटी बना दिया उसने, किसने, हाँ मैथ्सनी। एक का नाम था यंग इटली, है ना, ये बनाया था कहाँ पे, हाँ, और दूसरा बनाया था यंग यूरोप, ये बनाया था कहाँ पे, बर्न में। और इसके जो मेंबर्स थे ना वो एक जैसे दिमाग वाले थे, है ना। और ये सब कौन थे, यंग मैन थे, कहाँ से, पोलैंड से, फ्रांस से, इटली से, जर्मनी से, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि सबसे पहले उसने बनाया था यंग इटली, किसके लिए, अपने देश के लिए। पर उसको लगा ना कि उसका उद्देश्य बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम बताए थे पहले भी कि जब आप ना किसी के दूसरे के लिए फाइट करना शुरू करते हो ना, तो आपको दिखता है कि और भी लोग हैं जिसको आपकी जरूरत है, और फिर आपका उद्देश्य जो है ना वो बड़ा होने लगता है। नहीं समझे कि आप निकले थे अपने परिवार का कल्याण करने के लिए, ठीक है, लड़ाई था अपने फैमिली के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, पर मालूम चला कि और भी लोग हैं जो इसी समस्या से हाँ पीड़ित हैं, उन्हें भी नीड चाहिए आपकी, वो लोग भी कह रहे हैं आपको हेल्प करने की, फिर क्या होगा, आपका उद्देश्य और बड़ा हो जाएगा। इसलिए कह रहा है कि पहले उसने क्या बनाया, यंग इटली, फिर ये क्या, यंग यूरोप, है ना। और फिर कह रहा है कि मैथ्सनी को ऐसा लगने लगा कि भगवान भी यही चाहते थे, है ना, कि राष्ट्र का निर्माण हो, क्योंकि वही क्या है, मानवता का अगर देखा जाए नेचुरल, है ना, यूनिट वही होगा। इसलिए इटली जो है ना वो कंटिन्यू नहीं रह पाया, पैचवर्क किसका, छोटे छोटे स्टेट्स के किंगडम्स का। क्या होता है पैचवर्क, पैचवर्क पैबंद समझ में आता है, जैसे जैसे पुराना कोई गाय का होता है ना कपड़ा वगैरह जो लटकाया जाता है,
तो नहीं बोरा से लटकाया जाता है ठंड के महीने में, तो झपास से बचने के लिए। कई बार ना वो पुराना बोरा हो जाता है ना, तो उसको फट जाता है, तो जगह जगह पे क्या कहेगा, को कपड़ा से सील दिया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, पैच वर्क हो गया। कि एक्चुअली में ये पूरा पूरा नहीं रहा, क्या हो गया, जगह जगह से सिला हुआ है। तो इटली पहले वैसा ही था। इटली कैसा था, एक इटली सॉलिड नहीं था। इटली बोले वाला है ना, कहीं कहीं छोटा कोई स्टेट इटली बोल रहा है, फिर बगल में कोई बोल रहा है, फिर बोल, तो एक नहीं था सब कोई, है ना। ये लोग चाह क्या रहे थे कि एक यूनाइटेड इटली बन जाए, एक पूरा कहें कि हाँ ये पूरा क्या इटली ही मेरा है पूरा, पर ऐसा नहीं था। वैसा था वो, बस एक पैच वर्क था छोटे छोटे स्टेट्स का, छोटे छोटे किंगडम का। और इसी को मिला क्या बनाना था, एक रिपब्लिक बनाना था, इस सबको अलायंस करना था राष्ट्र में, ठीक है। और ये यूनिफिकेशन था, ये अकेले जो है ना, यही बेसिस किसका था, इटलियन के लिबर्टी का। मतलब अगर बात करें कि इटली का आजादी, मतलब ये क्या था, इटली का आजादी का अर्थ क्या हो गया, इटली के अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर एक देश बनाना। ऐसे में हम पहले ही बोल रहे हैं कि लिबर्टी का मतलब अलग जगह पे अलग अलग होता है। जैसे फ्रांस के अंदर लिबर्टी क्या था, वहां के राजा को गद्दी से हटा के तो वहां पे लोकतंत्र को स्थापित करना। इटली के लिए क्या है, ये राष्ट्र प्रेम या राष्ट्र भावना, उसके लिए है कि अलग अलग क्षेत्रों को जोड़कर एक राष्ट्र बना देना। हम लोगों के लिए क्या था, अंग्रेजों को यहाँ से भगा देना, है ना। तो ये कह रहा है कि सबके लिए अलग अलग होता है। और ये जो मॉडल था उनका, क्या मॉडल, इटली को एक करना, इसमें कह रहा है इसीलिए स्थापित किया गया था सीक्रेट सोसाइटी को जर्मनी में, फ्रांस, मतलब अब हर कोई यही चाह रहा था। कौन कौन, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, सब। और कह रहा है जो मैजनीज है ना, ये लगातार ये अपोज करता रहा किसको, मोनार्की को। और उसका जो विजन था वो क्या था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। और इससे डरने लगे थे कौन, कंजर्वेटिव्स। यानी जिस तरह का मतलब वो लेके चल रहा था ना, इसे खौफ कहीं ना कहीं हो रहा था किन लोगों को, जो लोग पुराने परंपराओं को मानने वाले रूढ़िवादी थे। इसीलिए मेटरनिक ने कहा था ये हमारा जो सोशल ऑर्डर है, यानी जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला, इसके लिए क्या है, ये डेंजरस है, ये बहुत ही खतरनाक एनिमी है। कौन, हाँ मैथ्सनी, उसके बारे में लाइन बोला था कौन, ड्यूक मेटरनिक। क्लियर हो गया, और टॉपिक हो गया आपका खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में होगा यहां से एज ऑफ रिवॉल्यूशन, क्रांति का दौर।